सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं। सर आज हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमारा टॉपिक है, हैंड आउट नंबर 14 है ये। सर अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर की ना हमारी स्टार्टिंग है। जैसे कायरो हमारा ऑडिट प्रोसीजर था, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ऑडिट एविडेंस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर दो बातें, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है, तो सर अब इन सबको करने के लिए कॉमन प्रोसीजर कौन से, ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहला प्रोसीजर क्या सर, कायरो कंफर्मेशन। तो वो मैं कंफर्मेशन आज आपको करवाने जा रहा हूं। तो ये कंफर्मेशन होती क्या है, आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती क्या है, ठीक है सर। सवाल ये है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो होती है, इसके अंदर मैं ये क्यों सेंड करता हूं, इसकी वजह क्या है। अब देखो, लेट सपोज ये उन पार्टीज को सेंड की जाती है, जैसे कि अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वेरीफाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की एग्जिस्टेंस मुझे वेरीफाई करनी है। तो हो सकता है कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के, जो कि मैंने किसी सप्लायर के वेयर हाउस, मैंने किसी से वेयर हाउस रेंट पे लिया हुआ होता है और उसके वेयर हाउस पे पड़े हुए होते हैं और मैं वहां नहीं जा पाता, या आसान कर लेते हैं। ठीक है, बैंक को मैं कहता हूं, जैसे कि मैं बैंक को कहता हूं, जैसे कि मैं कैश एड बैंक वेरीफाई कर रहा हूं, कैश एड बैंक। ठीक है, जैसे कि मैं डेटर्स वेरीफाई कर रहा हूं, रिसीवेबल्स। जैसे कि मैं क्रेडिटर्स वेरीफाई कर रहा हूं, जैसे कि मैं कंपनी का टैक्स का स्टेटस देख रहा हूं, जैसे कि मैं कंपनी का लीगल का स्टेटस देख रहा हूं। अब देखो होता क्या है, कैश एड बैंक ईयर एंड पे, कंपनी के ईयर एंड पे होता क्या है, बिल्कुल लीगल लॉयर का स्टेटस। ठीक है, अब होता क्या है, कंपनी को ना लॉ की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है कि आपने सर टैक्स का कंसल्टेंट भी रखना है, लीगल का कंसल्टेंट भी रखना है। केस हो ना हो आपकी कंपनी पे, लेकिन जो आपके अफेयर से डील करे, ये कंपनी के फॉर्म ए की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब सर सीन ये है कि होता ये है कि कैश एड बैंक में लेट सपोज जून 30 2000 मेरा ईयर एंड जो है ना, ईयर एंड है सर 30 जून 2011 लेट सपोज। अब सर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, ट्रायल बैलेंस देखा, बैलेंस शीट देखी, उसके अंदर कंपनी का बैलेंस आ रहा है लेट सपोज बैंक में, एमसीबी बैंक में पड़े हुए हैं कोई 2 लाख रुपए। अब मैंने बोला बैंक कंपनी से कि ये तुमने कैसे लिखे हैं। उन्होंने बोला सर हमने ये हमारा बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। ऐसे ही होता है ना, कैश एड बैंक अगर मैं देखने चाहूँ तो कैसे होता है सर, एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, जो कि बैलेंस एज पर लेजर बोलो या बैलेंस एज पर, जो ये खुद मेंटेन करते हैं। एक होता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो क्या बनता है, मेरा रिकंसिलेशन एटम। यही होता है ना। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा बैलेंस आ रहा होता है सर, ये बैलेंस आ रहा होता है, ये जो होगा ना बैलेंस, ये मेरा आ रहा होगा। सर ये मुझे कहां से मिलता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। सर ये बैंक स्टेटमेंट जो कंपनी की आती, कंपनी के पास बैंक वाले सेंड करते हैं सर, वो ये यहाँ पे बैलेंस आ रहा होता है। अब इन दोनों के अगर बीच में डिफरेंस होता है तो वो क्या बनता है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर अनप्रेजेंट एटम्स एंड और अनप्रेजेंट चेक्स और सर अनक्लियर्ड चेक जो भी है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। ठीक है, अब सीन ये है कि भाईजान के आप जो है ना, ये मैं जब भी कैश एंड बैंक को वेरीफाई करूंगा, अब मैं कंपनी को बोलूंगा ये जो बैलेंस आ रहा है कैश एंड बैंक में, ये तुमने कहाँ से लिया। तो वो बोलेंगे सर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट बैंक ने सेंड की। अब सीन ये है कि सर ये बैंक स्टेटमेंट बैंक ने सेंड की, तो मैं देखें ऑडिट एविडेंस जो है वो परसुएसिव होता है रादर देन कंक्लूसिव।
हमें क्या करना चाहिए, एविडेंस को भी मजीद इवेल्युएट करना चाहिए, क्या ये सही है कि नहीं। मैं कैसे मान लूं कि ये जो बैंक स्टेटमेंट जो मुझे क्लाइंट दे रहा है, जो मुझे कंपनी दे रही है, वाकई बैंक ने इनको सेंड की है। हो सकता है इन्होंने अपना लेटर हेड बना के और अपनी एक कॉपी मुझे दे दी हो बैंक स्टेटमेंट के नाम, बोल रहे हैं ये बैंक ने भेजी है। मैं कैसे मान लूं बैंक ने भेजी है, मैं तो नहीं मान सकता भाई कि ये बैंक ने भेजी है। तो हमें ना इस चीज को फर्दर इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कागज का टुकड़ा भेजते हैं। एक कागज का टुकड़ा होता है, वो हम भेजेंगे बैंक को। किसको भेजेंगे, बैंक को। ठीक है ना, हम बैंक को बोलेंगे, बैंक बैंक हमें ये बताओ कि जून 30 2011 पे कितना बैलेंस है। जून 30 बैंक बैंक हमें ये बताओ कि इस कंपनी का इस अकाउंट नंबर में जून 30 2011 पे कितना बैलेंस है। ठीक है ना, तो होगा क्या, बैंक हमें क्या करेगा, वो बैलेंस हमें लिख के, और हम बैंक को कहेंगे ये जो बैलेंस तुम कागज के टुकड़े पे लिख के दोगे ना, ये हमें डायरेक्ट सेंड करना, ऑडिटर को डायरेक्ट सेंड करना, कंपनी को सेंड नहीं करना। ठीक है ना, टीसीएस करना या हमें ईमेल करना, पर नॉर्मली टीसीएस किया जाता है। ठीक है ना, टीसीएस हमें डायरेक्ट करो, ज्यादातर 95% टीसीएस किया जाता है। भाई बैंक बैंक हमें ये बताओ इस कंपनी का जून 30 2011 पे कितना बैलेंस है, जून 30 2011 पे कितना बैलेंस है। ठीक है ना, तो सर ये है, तो ये कि बैंक हमें क्या करेगा, डायरेक्टली। अब क्योंकि अगर बैंक ने ये कंफर्मेशन, बैंक ने ये जो कागज का टुकड़ा जो है, ये जो कंफर्मेशन है, ये जो बैलेंस कंफर्म करके भेजेगा बैंक, अगर इन्होंने क्लाइंट को भेज दिया और क्लाइंट ने मुझे दिया, फिर मुझे बैंक और इसमें क्या फर्क नजर आया, फिर तो कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भी तो क्लाइंट के पास जा रही है, कंफर्मेशन भी क्लाइंट के पास आएगी, तो क्लाइंट अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी बैलेंस लिख के हमें बता देगा। तो इस वजह से हम बैंक को कहते हैं, कंफर्मिंग पार्टी को कहते हैं, जो कंफर्म करती है, कंफर्म करती है कि हमें ये बताओ कि डायरेक्ट हमें ना डायरेक्ट सेंड करना। फिर हम क्या करेंगे, अब देखो, अगर क्लाइंट कह रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है हमें बैंक ने सेंड की है, तो ये हमें बैंक ने सेंड की है, तो इट मींस ये बैलेंस और ये बैलेंस दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, इक्वल। ठीक है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि ये अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ अगर क्रेडिट डेटर्स होते हैं, लेट सपोज डेटर कोई है सर, 10 डेटर है। अब 10 डेटर सबको ना मैं कंफर्मेशन नहीं भेजता, या कोई 20 डेटर है, मैं क्या करता हूँ, सैंपल उठाता हूँ कि भाई सैंपल उठाया, 10 में से मैंने 3 उठा लिया, अब इन 3 को मैं वेरीफाई करूंगा। या 100 डेटर है, 100 डेटर में से 15 उठा लिए, अब ये 15 वेरीफाई करूंगा। अब डेटर्स को मैं क्या करूंगा, डेटर्स की अब मैं एग्जिस्टेंस मुझे चेक करनी है, क्या ये एग्जिस्टेंस, कंफर्मेशन जो है ना एग्जिस्टेंस पे ज्यादा फोकस देता है। देखो, ये बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ये मुझे कंफर्मेशन के जवाब से, रिप्लाई से पता लग जाएगा, डज बैंक अकाउंट एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ये जो डेटर्स होते हैं ना, डेटर्स, इसी पे भी मुझे 4 असर्जन का रिस्क होता है, एग्जिस्टेंस का रिस्क, कंप्लीटनेस का रिस्क, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन का रिस्क, और सर और किसका, और बताओ आखिरी किसका, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एलोकेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब सर होगा क्या, सीन क्या होगा कि अब डेटर्स हैं, अब इन डेटर्स में से 100 डेटर्स हैं, 100 डेटर्स में से मैंने 10 क्या किए, मैंने 10 सिलेक्ट किए। ठीक है, अब ये 10 डेटर्स हैं। ठीक है ना, ये 10 डेटर्स हैं, ये 10 मैंने सिंपल पे सिलेक्ट किए, 1 से लेके 10 तक। अब इन 10 को मैं क्या करूंगा सर, 10 को ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजूंगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजूंगा, और इनको कंफर्मेशन लिख के मैं ये कहूंगा, मुझे ये बताओ कि जून 30 ईयर एंड पे तुम्हें इसको कितने पैसे देने हैं, तुम्हें क्लाइंट को कितने पैसे देने हैं। डेटर डेटर मुझे ये बताओ, जून 30 2011 पे तुम्हें इसको कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे आउटस्टैंडिंग है। तो डेटर मुझे जो पैसे लिख के देगा, वो इनके पैसों से क्या होना चाहिए, टाई होना चाहिए। टाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर टाई होना चाहिए। ठीक है, अब वो बता रहा हूँ ना, वो सारी चीजें बाउंड है कि नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से क्रेडिटर को भी मैं यही करता हूँ, कंपनी कहती है मैं, हमारे ऊपर इतनी लाइबिलिटी है, मैं कैसे मान लूं इतनी लाइबिलिटी है कि नहीं। तो क्रेडिटर लेट सपोज कोई 200 है या 50 है, उसमें से मैंने 10 सैंपल उठा लिए, 5 सैंपल उठा लिए, तो क्रेडिटर को मैं सबको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजता हूँ। क्रेडिटर क्रेडिटर मुझे ये बताओ कि जून 30 2011 पे कितना बैलेंस तुम्हें इनसे रिसीव करना है, कितने की लाइबिलिटी है।
तो इसी तरीके से मैं टैक्स वालों को भी कंफर्मेशन भेजता हूँ, टैक्स वालों मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या कंपनी के ऊपर कोई टैक्स का केस चल रहा है, क्योंकि कंपनी तो हमेशा कहेगी कि यार नहीं नहीं कोई भी केस नहीं चल रहा, कोई पेनल्टी तो नहीं लगने वाली, टैक्स वालों से हम पूछते हैं। उसी तरीके से हम लीगल वालों से ही पूछते हैं क्या कंपनी के ऊपर कोई लॉ का कोई केस तो नहीं चल रहा, तो वो भी हमें लीगल वाला बता देता है। ठीक है, अब ये हिसाब किताब होता है सर। अब सीन ये है कि मैं क्या करता हूँ सर, मैं ये करता हूँ कि मुझे जब भी इनको कंफर्मेशन भेजनी होती है तो उसका ना एक प्रोसीजर होता है। अब ना ये मैं एक चीज करूंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा, इसको तरीके से तसल्ली से देख लेना, क्योंकि इसी के अंदर ना सारी बातें आ जाएंगी, इसी के अंदर सारी बातें आ जाएंगी और आपका ये हैंड आउट कवर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, और याद भी हो जाएगा, इस हैंड आउट को जो खुद बनाएगा उसको याद हो जाएगा। लेट सपोज सर बैलेंस शीट पे मैं कोई सर मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं डेटर, ठीक है, और डेटर है मेरे कोई 100 मिलियन है मेरे पास डेटर। ठीक है, अब इन पे मैं क्या करूंगा सर, इन पे मैं करूंगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर चुका हूं मैं, अब मैं इन पे करूंगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी करना पड़ता है, उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे होता है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको जब पढ़ेंगे, और उसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल होता है। टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर सर नॉर्मल प्रोसीजर हम करते हैं, कौन से नॉर्मल प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि कायरो वगैरह ये सारी चीजें। अब सर नॉर्मल प्रोसीजर सारी चीजें कायरो के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर हटा दो, बाकी सारे प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना ध्यान से देख लेना सर, अगर मैं नॉर्मल प्रोसीजर की बात करूं तो सर होगा क्या, अब मैं क्या करूंगा, कंफर्मेशन सेंड करूंगा, मैं ना कंफर्मेशन सेंड करूंगा। ठीक है, मैं कंफर्मेशन सेंड करूंगा पॉजिटिव कंफर्मेशन। सर पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होती है, नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है सर, ये भी बताऊंगा, अभी के अभी बताऊंगा। पॉजिटिव कंफर्मेशन में इनको फिलहाल ये समझो पॉजिटिव कंफर्मेशन मैंने इनको सेंड कर दी, मैंने इनको पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड कर दी। ठीक है, अब सीन ये हुआ, अब देखो, अब सामने वाली पार्टी पे जरूरी नहीं कि वो मुझे रिप्लाई दे दे, सामने वाली पार्टी पे फर्ज नहीं कि वो मुझे रिप्लाई दे दे। ठीक है ना, अब उसकी मर्जी है कि वो मुझे रिप्लाई दे या ना दे। ठीक है ना, रिप्लाई दे या ना दे, नॉर्मली रिप्लाई दिया जाता है, नॉर्मली रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है ना, अब देखो रिप्लाई या तो देगी, दो बातें होंगी। ठीक है, या तो देगी या तो नहीं देगी। ठीक है, अब सीन ये होगा, अगर रिप्लाई देगी तो दो बातें होंगी। क्या दो बातें होंगी सर, सर बातें ये दो होंगी कि या तो वो बैलेंस एग्री करेगी। ठीक है ना, अब देखो बैलेंस एग्री पे आ जाता हूं मैं। ठीक है, या तो वो बैलेंस एग्री नहीं करेगी या तो बैलेंस एग्री करेगी। एग्री मतलब कि जो जो बैलेंस हमने या तो उसको लिख के भेजा है, या दो बातें होंगी ना, या तो मैंने उसको लिख के भेजूंगा पार्टी को, जैसे कि मेरा क्लाइंट है भाई को पाकिस्तान, और मैं उसको कह रहा हूं यार आपने शेल पाकिस्तान को जो आपका डेटर है उसको आपने पेट्रोल सेल किया, ऑयल सेल किया, और आप ये रिसीवेबल जो है वो कोई 2 मिलियन है जून 30 2018 पे, आप इस बैलेंस से एग्री करते हो। या तो मैं उनको बैलेंस लिख के दूंगा, या उनको बोलूंगा मुझे ये बताओ जून 30 2011 पे आपने इसको कितने पैसे देने, या तो बोलूंगा कितने पैसे देने, या तो बोलूंगा या ये कह रहे हैं कि हमें ना इनसे 20 मिलियन लेने हैं, तो आप बताओ, ये दो चीजें कर सकता हूँ, या तो बैलेंस एग्री करेंगे या तो बैलेंस एग्री नहीं करेंगे, या तो बैलेंस एग्री करेंगे या तो नहीं करेंगे, दो बातें होंगी। ठीक है ना, अब देखो जब बैलेंस एग्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट बात सुन लो मेरी। ठीक है ना, ये जो है ना, ये मैं बोलूंगा, ये अगर वो बैलेंस एग्री नहीं करे ना तो एक और बात होती है एक्सेप्शन, मतलब कहीं पे एरर हो गया हो।
ठीक है ना, या क्लाइंट और आपके बीच में कोई मसला हो गया हो, क्लाइंट से कोई गलती हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, ठीक है ना, या उन्होंने पैसे सेंड कर दिए हो और आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आए हो, 2 दिन लग रहे हो, ऐसा हो सकता है ना। उन्होंने पैसे सेंड कर दिए, कैश इन ट्रांजिट बोलो, जैसे इन्वेंट्री इन ट्रांजिट होती है ना सर, स्टोर इन ट्रांजिट, उसी तरीके से सर आपका जो है ना कैश इन ट्रांजिट भी हो सकता है। तो उस तरीके से उन्होंने अपने पास पैसे काट दिए अकाउंट में कि भाई हमने पेमेंट कर दी, आपको अभी रिसीव नहीं हुए हैं, तो आपने अभी तक आउटस्टैंडिंग रखे हैं, तो ऐसी कोई बात हो सकती है। या हो सकता है कोई फ्रॉड हो, कोई एरर हो गया हो, ठीक है ना, या इस तरीके की बातें हो सकती हैं, तो एक्सेप्शन में ना ठीक हो जाती है। लेकिन अगर लेट सपोज कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, तो क्या होगा, तो ये होगा अगर एग्री बैलेंस नहीं है, तो फिर ये होगा कि मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा, मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिकंसाइल कर लो। रिकंसाइल कर लो मतलब इसको सही कर लो, क्लाइंट से बात करके, अपने क्लाइंट से बात करके उसको मनवा लो। अगर तुम्हारे पास वो, अगर उसके पास गलती है तो वो ठीक कर ले, ठीक है, अगर तुम्हारे पास गलती है तो तुम ठीक कर लो। अगर नहीं, मैनेजमेंट ने रिकंसाइल नहीं किया तो क्या होगा सर, अगर मैनेजमेंट रिकंसाइल कर दिया तो ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने रिकंसाइल नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि मटेरियल, तो ये होगा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है तो क्या होता है, तो क्या होता है भाइयों बताओ सर, मटेरियल मिस स्टेटमेंट जब होगी तो ओपिनियन या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स, ठीक है, या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स। लेकिन अगर मैनेजमेंट रिकंसाइल कर लिया, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने रिकंसाइल कर लिया तो क्या होगा, अगर मैनेजमेंट ने रिकंसाइल कर लिया तो ये होगा, तो ये होगा मैनेजमेंट ने अगर रिकंसाइल कर लिया तो ये होगा कि, रुक जाओ, अगर मैनेजमेंट ने रिकंसाइल कर लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, सफिशिएंट, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्योंकि अगर वो यस करेंगे, अगर उन्होंने बैलेंस, देखो ना, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, मैंने कंफर्मेशन सेंड की, उन्होंने रिप्लाई किया, रिप्लाई हाँ भाई उन्होंने रिप्लाई किया, फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ ना, और उन्होंने बैलेंस एग्री किया, अगर बैलेंस एग्री किया, अब सर हुआ क्या, मैनेजमेंट ने क्या किया, बिल्कुल मटीरियलिटी अमाउंट से एक्सीड करेगा ना, फिलहाल ये समझो मटीरियलिटी अमाउंट से एक्सीड कर लिया, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट ने क्या किया, अब मैं दोबारा शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने डेटर के 100 मिलियन वेरीफाई करने, आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने जा रहे हैं, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया है, आपने सैंपल साइज उठा लिया, आप फिलहाल टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर नॉर्मल प्रोसीजर कर रहे हैं, जो कायरो होता है, कायरो के अंदर मैं कंफर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, कंफर्मेशन पार्टी को मैंने कंफर्मेशन सेंड की, कंफर्मेशन पार्टी मुझे बताओ कि ये जो बैलेंस इसमें लिख के मैंने सेंड किया है, ये कह रहे हैं कंपनी कि हमें इनको जून 30 2011 में इतने पैसे रिसीव करने हैं, तुम इस बैलेंस से एग्री कर रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। अब होगा क्या, मैंने ये कंफर्मेशन सेंड की, अब दो बातें होंगी, या तो कंफर्मेशन पार्टी रिप्लाई देगी या तो नहीं देगी। अगर रिप्लाई देगी तो दो बातें होंगी, या तो बैलेंस एग्री करेगी या तो बैलेंस एग्री नहीं करेगी। अगर बैलेंस एग्री करती है तो मुझे क्या मिल जाएगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हाँ भाई बिल्कुल यही है। पर अगर एग्री नहीं करती तो क्या होगा, तो फिर मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा, मैनेजमेंट रिकंसाइल कर लो, वो बोलेगी नहीं करूंगी, तो मैं क्या करूंगा, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स। पर अगर मैनेजमेंट भैया ने सर क्या किया, सर मैनेजमेंट भैया ने रिकंसाइल कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। उसी तरीके से लेट सपोज, अब यहाँ पे आते हैं, मैनेजमेंट ने जवाब नहीं दिया, मैनेजमेंट ने जवाब नहीं दिया, जब मैनेजमेंट जवाब नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, हम बोले, हम क्लाइंट, जब मैनेजमेंट नहीं, क्लाइंट ने जवाब नहीं दिया, रिप्लाई हमने कंफर्मेशन सेंड की, क्लाइंट ने रिप्लाई नहीं दिया, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, आ जाएं देखते हैं अब क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। अब हम ये करेंगे भाईजान,
अब हम ये करेंगे, अब हम फॉलो अप लेटर लिखेंगे, फॉलो अप लेटर, फॉलो अप फॉलो अप कंफर्मेशन। अब ना हम फॉलो अप कंफर्मेशन लेंगे भाई, क्या फॉलो अप कंफर्मेशन, हम रिमाइंडर भेजेंगे, हम फॉलो अप कंफर्मेशन लिखेंगे, हम ना रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर दोबारा लेटर सेंड करेंगे, हम बोलेंगे भाई रिमाइंडर जवाब देना है या नहीं देना, जवाब दे दो भाईजान। हम क्लाइंट को ही बोलते हैं यार इनको बोलो जवाब दे दें, फर्स्ट रिमाइंडर भेजेंगे सर, उसके बाद या तो रिप्लाई आएगा या तो नहीं आएगा। अगर नहीं आया, लेट सपोज नहीं आया, तो फिर हम सेकंड रिमाइंडर भेजेंगे, भाईजान जवाब दे दो, अल्लाह के वास्ते जवाब दे दो सर। उसके बाद भी जवाब नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम उसके बाद हम उनको फोन कॉल करेंगे, हम उनको टेलीफोन करेंगे, भाईजान अल्लाह के वास्ते जवाब दे दो, ठीक है ना। अब देखो सर, अब होगा क्या, जब हमने ये किया तो फिर ये बातें होंगी, या तो जवाब आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर जवाब आ गया, अब अगर जवाब आ गया तो क्या होगा उस्ताद, क्या होगा, तो फिर यहाँ से बात बढ़ेगी, ठीक है ना, यहाँ पे बात बढ़ेगी, और ये बात जाके सर क्या होगी, ये बात यहाँ के यहाँ आएगी। बात समझ में आई सर, ये फिर वही बात आ जाएगी, मैनेजमेंट या तो एग्री करेगी या तो नहीं करेगी, नहीं करेगी तो क्लाइंट एग्री नहीं करेगा तो मैनेजमेंट को बोलूंगा मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिकंसाइल कर लो, कर लेगी तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नहीं करेगी तो मटेरियल में स्टेटमेंट क्वालिफाइड या एडवर्स, पर अगर बैलेंस एग्री कर लिया तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लेट सपोज सर ये तो जब ना जब रिप्लाई आया, लेट सपोज 3 मेरे रिमाइंडर के बाद भी रिप्लाई नहीं आया, तो अब क्या करूंगा, तो अब क्या करूंगा, तो फिर हम ये करेंगे ऑल्टरनेटिव। अब देखो ना, मैनेजमेंट की गलती तो नहीं है ना इस केस में, मैनेजमेंट की गलती तो नहीं है, मैनेजमेंट बेचारे इंटीग्रेट है, सर वो ईमानदार है, उनका कसूर नहीं है, तो अब हम सामने वाली पार्टी रिप्लाई नहीं कर रही, मैनेजमेंट तो बहुत कोशिश की है उनको जवाब देने के लिए, तो ऑडिटर अब उनकी ये तो नहीं कर सकता ना कि यार नहीं नहीं वो रिप्लाई नहीं दे रहे, इसमें ना तुम्हारी गलती है, तो रिप्लाई दें तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करेगा। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर मतलब बाकी प्रोसीजर करेगा, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर बोलो या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बोलो। सर ये ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होते हैं, सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, बेटा अभी बताते हैं आपको किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। सर ये क्या होते हैं, सर ये हिसाब होता है इनका, अल्लाह आपका भला करे, कि वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसिप्ट। सर सब्सिक्वेंट रिसिप्ट क्या, अब देखो मैं एक डेटर को वेरीफाई करने जा रहा हूँ, जून 30 पे उस डेटर का पर्टिकुलरली आउटस्टैंडिंग कितना है, सर आउटस्टैंडिंग कितना है, सर आउटस्टैंडिंग है उसका लेट सपोज कोई 2 मिलियन, जून 30 2011 के बाद मैं ऑडिट करने कब जाता हूँ सर, अगर जून 30 ईयर एंड है तो मैं 15 जुलाई को जा रहा होता हूँ, मैं सर 30 जुलाई को जा रहा होता हूँ। अगर जून 30 पे 2 मिलियन था तो उसके बाद एक महीने में क्या पेमेंट नहीं आई होगी, क्लाइंट से पैसे रिसीव नहीं हुए होंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल हुए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ईयर एंड के बाद वाले लेजर चेक कर लेता हूँ, ईयर एंड के बाद वाले लेजर चेक करूंगा तो अकाउंट क्या हो रहा होगा, अकाउंट सर क्रेडिट हो रहा होगा, डेटर वाला जिससे आपने पैसे लेने हैं जो आप सिंपल तौर पे वेरीफाई करें वो क्रेडिट हो रहा होगा, और सर उसके पैसे कहाँ पे आ रहे होंगे, सर बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होंगे, तो उसको बोला जाता है वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसिप्ट्स। क्या बोला जाता है, वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसिप्ट्स। उसी तरीके से उसी तरीके से सर मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब सर इन सब्सिक्वेंट मैं कैसे करता हूँ, इन दोनों चीजों में होता क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सर सब्सिक्वेंट रिसिप्ट जो है, लेट सपोज मैं, मेरा ईयर एंड क्या है, 30 जून है ना, 30 जून है ना मेरा, सब्सिक्वेंट रिसिप्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना 15 जून, 15 जुलाई, ठीक है ना, 15 जुलाई 2011, ईयर एंड मेरा क्या है, जून 30 2011,
मैं यहाँ तक के ना, यहाँ तक के अगर पैसे रिसीव हुए होंगे तो क्या आया होगा सर, चेक आया होगा, तो मैं चेक चेक कर लूंगा, चेक की कॉपी दिखाओ, यही चेक का नंबर, या पैसे अगर ऑनलाइन आए होंगे या चेक क्लियर हुआ होगा तो कहाँ पे पैसे आए होंगे, बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट में ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही होगी। क्लाइंट ने अपने कैश बुक में भी 15 जुलाई तक जो बना होगा उसमें भी पैसे दिखाए होंगे, बिल्कुल सर। सर डेटर कंट्रोल होता है ना, डेटर कंट्रोल अकाउंट, डेटर कंट्रोल अकाउंट, डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है ना सर, उसके अंदर भी ये पैसे क्या हुए होंगे सर, क्रेडिट हुए होंगे। सर पार्टी अकाउंट होता है ना, पार्टी वाइज कंट्रोल अकाउंट, ठीक है ना, उसके अंदर भी इनके पैसे कम हुए होंगे, बिल्कुल सर इनके पैसे कम हुए होंगे, तो ये चीजें चेक कर लूंगा। दूसरी चीज सर, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव, ये सपोर्टिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भाईजान आ जाओ वो भी दिखा देते हैं आपको, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर में हम ये भी चेक कर लेंगे, साथ साथ सब्सिक्वेंट रिसिप्ट भी चेक करेंगे और सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट भी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे। जब सेल हुई होगी तो क्लाइंट ने क्या सेंड किया होगा, परचेज ऑर्डर, मैंने क्या सेंड किया होगा, सेल ऑर्डर। सर सेल ऑर्डर किसको सेंड किया होगा, वेयर हाउस वाले को, वेयर हाउस वाले ने जब गुड डिस्पैच किए होंगे तो क्या बना होगा, गुड डिस्पैच नोट, ठीक है ना सर। क्लाइंट जब कस्टमर को हमने गुड डिलीवर किए होंगे तो उसने किस पे साइन किया होगा, डिलीवरी नोट पे। बाद में मैंने क्या सेंड की होगी सर, सेल्स इनवॉइस। सर उसके बाद क्या हुआ होगा सर, सेल्स इनवॉइस के बाद, सेल्स इनवॉइस के बाद क्या हुआ होगा, अगर फिर भी वो पैसे नहीं दे रहा, लेट सपोज 15 जुलाई तक पैसे आए ही नहीं, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, तो आप आपने उसने पैसे बिल्कुल दिए ही नहीं है ना, लेट सपोज सब्सिक्वेंट रिसीव भी नहीं हुई है, ये कोई भी नहीं हुई, 15 जुलाई तक उसने आपको पैसे, सर हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि यार ये भाईजान ये पैसे लेट सपोज 15 जुलाई तक कोई पैसे आए ही नहीं, सब्सिक्वेंट रिसिप्ट के अंदर कोई पैसे वापस आए ही नहीं, अभी तक जो जून 30 पे पैसे आउटस्टैंडिंग थे ना वही 15 जुलाई पे भी आउटस्टैंडिंग है, क्लाइंट ने कुछ रिसीव ही नहीं किया, ना चेक आया ना बैंक स्टेटमेंट, सामने वाली पार्टी ने कुछ रिसीव ही नहीं किया। अब मैं कैसे मान लूं कि ये सच्चे हैं कि नहीं, ये पैसे कहीं झूठ तो नहीं दिखा दिए एसेट्स बढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला यार आपने परचेज ऑर्डर भी, उन्होंने बोला देखो देखो हमने परचेज ऑर्डर बनाया, हमने सेल्स ऑर्डर, हमने जीडीएन, हमने डिलीवरी नोट, सेल्स इनवॉइस हमने बनाई। अब मैं कैसे मान लूं कि ये भी, ये तो क्लाइंट के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है ना, देखो इंटरनल एविडेंस इज, एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन दी इंटरनल एविडेंस, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा देखो ये तुम खुद भी बना सकते हो, अगर सामने वाली पार्टी पैसे नहीं दे रही और अभी तक उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया, देखो अब मेरा शक ना बढ़ गया, अब मेरा प्रोफेशनल स्किप्टिज्म ना बढ़ गया, अब मेरा शक बढ़ गया, देखो अब मुझे ना रिस्क लग रहा है। मैंने कंफर्मेशन भी भेजी तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, 15 दिन हो गए अभी तक उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, यार मसला क्या है, 1 रुपया भी नहीं दिया, तरीका थोड़ी है। तो अब होगा क्या, अब ये होगा कि आपको ना उनको लीगल नोटिस भेजना चाहिए, मैं क्लाइंट को बोलूंगा आपको ना उनको लीगल नोटिस भेज, अगर लीगल नोटिस भेजा है तो वो मुझे दिखा दो, अगर नहीं भेज रहे या कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहे लीगल नोटिस के, भाई पैसे दोगे या नहीं दोगे, अगर नहीं भेज रहे तो अब मुझे ना शक होने लगेगा, तो यार ये ना गलत बात है। तो लीगल नोटिस भेजा होगा तो वो भी चेक कर लूंगा, ये हिसाब किताब है सर इसका। सर मैं कंफर्मेशन, ये अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी इसको कर लें, कॉपी अगर करना है तो इसको कॉपी कर लें, इस पूरी साइकिल को कॉपी करेंगे। सर सीन ये है कि अब मैं कंफर्मेशन भेजता किस किस को वो भी सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली जो मैं कंफर्मेशन सेंड करता हूँ ना, मैं सेंड करता हूँ बैंक को, ठीक है, मैं सेंड करता हूँ सर डेटर को, ठीक है, मैं अगर ठीक है, मैं लॉयर कंफर्मेशन सेंड करता हूँ, ठीक है सर, उसके बाद मैं टैक्स कंफर्मेशन सेल करता हूँ, सेंड करता हूँ। अगर मेरा अगर मेरा स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है क्लाइंट का, तो मैं वो भी सेंड करता हूँ स्टॉक कंफर्मेशन, मैं स्टॉक कंफर्मेशन भी सेंड करता हूँ, ठीक है।
ठीक है सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं सर स्टॉक कंफर्मेशन भी सेंड करता हूँ थर्ड पार्टी के पास कि यार सर अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही नहीं हो पाए किसी भी तरीके से तो क्या होगा, बिल्कुल स्कोप लिमिटेशन की बात चली जाएगी। अगर मैनेजमेंट आपको सेंड ही नहीं करने दे, ये बात आने वाली है, रुक जाए रुक जाए, ठीक है ना। मैनेजमेंट आपको काम ही नहीं करने दे रही, प्रोसीजर जब भी नहीं करने दिया जाएगा तो स्कोप लिमिटेशन में बात चली जाएगी ना। मैं बैंक कंफर्मेशन सेंड करता हूँ, मैं डेटर कंफर्मेशन, मैं लॉयर कंफर्मेशन, मैं टेस्ट कंफर्मेशन, मैं स्टॉक कंफर्मेशन सेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई अदर कंफर्मेशन है तो मैं वो भी सेंड करता हूँ। अदर कंफर्मेशन इनके अलावा अगर कोई आप कंफर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद सर मैं क्रेडिटर कंफर्मेशन सेंड कर सकता हूँ, क्रेडिटर कंफर्मेशन, मैं क्रेडिटर को भी कंफर्मेशन सेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये सारी बातें सर इसके अंदर आ जाएंगी। आ जाए अभी हम ना देखते हैं हैंड आउट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हर सवाल इसके अंदर, हर दफा इससे सवाल आता है। अच्छा एक और बात भी और भी समझाता हुआ चलो ना, फिर हैंड आउट पे आते हैं हम, ठीक है। अब देखो कंफर्मेशन के टाइप्स जो होते हैं ना वो दो होते हैं। कंफर्मेशन के दो टाइप्स होते हैं सर, दो कौन से टाइप्स होते हैं सर? या तो कंफर्मेशन सेंड करता हूं मैं पॉजिटिव फॉर्म में, या तो कंफर्मेशन सेंड करता हूं मैं नेगेटिव फॉर्म में। सर पॉजिटिव फॉर्म में कंफर्मेशन का क्या मकसद होता है? सर पॉजिटिव फॉर्म में कंफर्मेशन का ये मकसद होता है कि मैं जो है ना क्लाइंट को सेंड करता हूं विथ बैलेंस। पॉजिटिव कंफर्मेशन का फायदा ये होता है, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, पॉजिटिव कंफर्मेशन का एडवांटेज बता रहा हूं। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मकसद ये होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन का सेंड करने का कि यू क्लाइंट यू हैव टू रिप्लाई इन एनी केस, आपने रेस्पॉन्स देना ही देना है, क्या क्या भी हो जाए आपने रेस्पॉन्स देना ही देना है। नेगेटिव कंफर्मेशन में मैं क्लाइंट को बोलता हूं, मैं क्लाइंट को हमेशा बैलेंस लिख के सेंड करूंगा, बैलेंस लिख के सेंड करूंगा, ठीक है ना। तो मैं क्लाइंट को बोलता हूं बात सुनो, अगर जो मैंने बैलेंस लिखा है ना, अगर तुम इस बैलेंस से डिसएग्री करो तो रिप्लाई देना, अगर तुम इस बैलेंस से एग्री करो तो भले रिप्लाई नहीं देना। रिप्लाई इन द केस इफ यू डिसएग्री, डोंट रिप्लाई अगर आप एग्री नहीं कर रहे, ठीक है ना। नेगेटिव कंफर्मेशन में जब भेजता हूं, जब मैं क्लाइंट को चाह रहा हूं मैं बैलेंस लिख के सेंड करूंगा, मैं क्लाइंट को अगर तुम जो ये बैलेंस स्टेटेड है इस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, अगर तुम इसे सेटिस्फाइड हो तो रिप्लाई नहीं करना। तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया मैं समझ जाऊंगा तुम सेटिस्फाइड, पर अगर तुम इससे डिसएग्री करते हो इस बैलेंस से तो फिर तुम रिप्लाई दोगे। पॉजिटिव में मैं कहता हूं भाई तू एग्री करे या ना करे तुझे रिप्लाई करना ही करना है। अब पॉजिटिव कंफर्मेशन के ना दो टाइप्स होते हैं, एक होती है विथ बैलेंस, एक होती है विदाउट बैलेंस। सर ये विथ बैलेंस और विदाउट बैलेंस का क्या फर्क है? सर ये फर्क है, विथ बैलेंस में मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्लाइंट को बोलता हूं तुझे रिप्लाई करना ही करना है, तो मैं ना क्या करता हूं बैलेंस या तो लिख के सेंड करूंगा, ठीक है ना, बैलेंस लिख के सेंड करूंगा, या तो बैलेंस नहीं लिख के सेंड करूंगा। सर बैलेंस लिख के सेंड करूंगा तो मतलब इसका क्या, मैं कागज के टुकड़े में लिख के सेंड करूंगा कि यार जून 30 पे ना इसके ना 2 मिलियन ये बता रहा है कि 2 मिलियन ना इसके अकाउंट में तुमसे रिसीव करने, तुम बताओ ये अमाउंट सही है कि नहीं, ठीक है ना। फिर वो बोलेगा हाँ यार सही है, या तो उस अगर उसका कोई और जवाब होगा तो बता देगा नहीं यार हमें तो 1.5 मिलियन देना है, ये तो ज्यादा बता रहा है, ठीक है ना। बैलेंस लिख के सेंड करूंगा। सर विदाउट बैलेंस का क्या सीन होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यार जून 30 पे तुम्हें इस क्लाइंट को कितने पैसे देने हमें लिख के बताओ, तो वो विदाउट बैलेंस ये होती है, ये होती है विदाउट बैलेंस, ठीक है, और ये होती है विथ बैलेंस, ठीक है। अब सीन ये है कि विदाउट बैलेंस, विथ बैलेंस और विदाउट बैलेंस के ना एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। इसका एक एडवांटेज क्या है विथ बैलेंस का, कि देखो जब भी मैं विथ बैलेंस लिख के भेजूंगा ना तो इसका एडवांटेज एक ये होगा कि क्लाइंट हमेशा जो मुझे रिप्लाई देगा ना वो जल्दी देगा, क्विकली देगा, क्योंकि सर उसको निकालना नहीं पड़ेगा, उसको
वो जो है ना जल्दी जवाब, उसको लिखना नहीं पड़ेगा, बैलेंस लिखा हुआ होगा वो क्विकली देगा, जवाब जल्दी आएगा। लेकिन सर विथ बैलेंस में एक नुकसान ये है कि अगर मैं बैलेंस लिख के भेजूंगा ना तो कभी कभी क्लाइंट बोलेगा अबे यार हमारा कौन सा ऑडिट है, भगा इसको, ठीक है ना, तो वो बिना वेरीफाई करके जवाब दे देगा, बिना वेरीफाई करके, विथआउट वेरिफिकेशन हो सकता है वो रिप्लाई दे दे, विथआउट वेरिफिकेशन वो हमें रिप्लाई दे दे कि बैलेंस जो है ना वो सही है, ठीक है। सर दूसरी चीज मैंने ये बोला सर, आवाज सही आ रही है सब लोगों को, आवाज सही आ रही है सब लोगों को? मैंने ये बोला देखो, क्लाइंट विथ बैलेंस ये होती है जिसमें मैं बैलेंस लिख के कंफर्मेशन सेंड करता हूँ, विदाउट बैलेंस वो होती है जिसके अंदर मैं कंफर्मेशन लिख के सेंड नहीं करता, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ क्लाइंट तू बता जून 30 को इसको कितने पैसे देने। विथ बैलेंस में मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट ये कह रहा है कि 2 मिलियन जो है ना वो पेंडिंग है, 2 मिलियन तुमसे रिसीव करने हैं, तुम बताओ ये सही है कि नहीं, विथ बैलेंस ये होता है। अब विथ बैलेंस का एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। सर एडवांटेज क्या होता है कि एडवांटेज ये होता है कि क्लाइंट जवाब ना क्विकली देगा, जल्दी देगा। दूसरी चीज दूसरी चीज क्लाइंट का ये हिसाब किताब होता है कि वो कोई जवाब तो देगा, लेकिन कभी कभी क्लाइंट होता है यार कौन सा हमारा ऑडिट है, ठीक है ना, भगा इसको, जल्दी रिप्लाई दे, जान छुड़ा। तो वो क्या करता है, विथआउट वेरीफाई करके अपने पास बिना चेक करके आपको वैसे ही जवाब देगा, हाँ हाँ यार तुमने जो लिखा है ना, हाँ हाँ यार तुमने जो लिखा है ना वो सही लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल यही 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 बैलेंस है, जवाब तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये रिस्क है कि वेरीफाई करके बिना बताए। विदाउट बैलेंस में क्या होता है कि एडवांटेज क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ नहीं होगा, तो हम चाह रहे होते हैं वो खुद बैलेंस लिख के दे, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, अंदर से बैलेंस जाके चेक करना पड़ेगा। और सर अंदर से बैलेंस जब जाके चेक करके लिखेगा तो जवाब हमेशा सही होगा, जवाब हमेशा सही होगा, यहाँ पे जवाब गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। सर इसका नुकसान क्या होता है विदाउट बैलेंस का, अब क्लाइंट बोलता है यार कौन सा मेरा ऑडिट है, बाकी दुनिया में काम नहीं है, अब इनका बैठ के सिस्टम खोल के मैं चेक करूं कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, फिर इनको रिप्लाई दूं, फिर टीसीएस करूं, कितना यार टाइम लग जाएगा। तो हो सकता है कि वो रिप्लाई जो आए ना, डिसएडवांटेज ये है कि रिप्लाई लेट आएगा, या तो रिप्लाई आएगा ही नहीं या तो रिप्लाई लेट आएगा। तो ये हिसाब किताब है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर, ठीक है ना। सर अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आयजा 505, ये इसके इतने सारे क्वेश्चन करेंगे हम। लास्ट टाइम मैंने ये जो क्वेश्चन करवाया था तो एग्जैक्टली पेपर के अंदर वही क्वेश्चन आया था, फिगर चेंज थी। डेफिनेशन एंड यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप ये पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज, कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। whether or not to use confirmation in obtaining सर ऑडिट एविडेंस, इसको छोड़ देंगे फिर आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। सर डिसाइडिंग टाइमिंग और कंफर्मेशन, इसको भी फिलहाल छोड़ दो, ये भी बता दूंगा। अब यहाँ पे आ जाओ, मैटर टू बी कंसीडर, सर ये पूरा देखेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे आप लोग। अब देखें डिसाइडिंग मेथड ऑफ कंफर्मेशन, ये भी आप पढ़ेंगे। सर पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन कब सेंड करते हैं वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। पॉजिटिव कंफर्मेशन जो है, सर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो है उसके अंदर क्या होता है, रिस्क इन पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होता है, वो भी सारी बातें आ जाएंगी। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है, फिलहाल जस्ट ये पढ़ लेंगे, ये रिस्क इन नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर मैं नीचे आ जाता हूँ, ऑडिट प्रोसीजर फॉलोइंग, ये जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया ना, ये पूरा डायग्राम इसके अंदर आ रहा है, ये पूरा डायग्राम इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेस्पॉन्स इंडिकेशन एग्रीमेंट, एक्सेप्शन डिसएग्रीमेंट, ये सारी बातें, टाइमिंग डिफरेंस, कैश इन ट्रांजिट एरर्स इफ देयर इन सिस्टम, ये पूरा पढ़ेंगे। और नॉन रिस्पॉन्स ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन, ये भी आप पूरा पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे सर, ये पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ेंगे सर, हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये आगे नहीं पढ़ेंगे, ये वाला ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, बाकी हम पूरा पढ़ेंगे, ये वाला हिस्सा हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पढ़ेंगे, पेज नंबर 7 तक आप इसको पढ़ें, ठीक है ना। जो जो एरिया मैंने बताए हैं वो पढ़ें, उसके बाद हम कल इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पास पेपर करेंगे, ठीक है भाईजान।